हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़े थे कि दो इवेंट के लिए पढ़ा था सिर्फ हमने, ई और एफ के लिए, जहां बोले E1 और E2 के लिए। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉल्स तो कैसे निकालते हैं, तो हमने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट कैसा लाई करता है और डिपेंडेंट इवेंट कैसा लाई करता है। अब अगर बात करते हैं दो से ज़्यादा इवेंट होंगे तो उन केस में कैसी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ आपको, देखो स्टूडेंट्स, हम ना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पे हर एक चीज़ लिख के आ रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपके जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट लाई करते हैं, आप पॉलिटी की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं बोर्ड पे चीज़ें लिख के आऊँगा कि यही डिफाइन चीज़ें हैं, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो मैं आज आपको यहाँ चीज़ करवाने वाला हूँ, शायद ये चीज़ कभी आपने नहीं पढ़ी हो लाइफ में, जहाँ आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा हो, लेकिन ये चीज़ों पे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कोई अपनी मर्जी से आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग पढ़ रहे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती है। एक तो उन लोगों के लिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और जो लोग पढ़ भी चुके हैं, जिनको ये चीज़ें आती भी है, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो दिमाग में याद नहीं होंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। तो ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखनी है कि हमने हर एक चीज़ को अच्छे से ही पढ़ना है। देखो 10 मार्क्स का आपका पूरा टॉपिक है मैथ एंड स्टैट का। अब कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए आपको ये नहीं पता ना। अब ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने सब चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ ली। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ाने की बात है ना, तो मैं यहाँ 10 चीज़ें लिख दूंगा, बोलूँगा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई आपकी, खत्म। मैंने बोला खत्म तो खत्म, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लाई करती है। दिमाग में कंसेप्ट नहीं है, पता नहीं है प्रोबेबिलिटी है क्या, पता नहीं है डिपेंडेंट इवेंट है क्या, पता नहीं है इंटरसेक्शन और यूनियन में फ़र्क क्या होता है, किसको हम एंड बोलते हैं, किसको और बोलते हैं। तो क्या आपको यहाँ चीज़ समझ आएगी? नहीं आएगी ना। तो यहाँ पे अगर जुड़े हो हमारे साथ तो कुछ चीज़ सीखने के लिए जुड़ो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पढ़ने के बाद कुछ भी चीज़ सीख के नहीं जाओगे। कंसेप्ट लेने के लिए आए हो, कंसेप्ट समझो। यहाँ पे दिन में एक वीडियो देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम कल नहीं है आपका, एग्जाम पता नहीं 3-4 महीने बाद कब होगा। अभी तो जेके एसएसबी की नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, बस बोला है कि एग्जाम कंडक्ट होगा और गवर्नमेंट ने पोस्ट रिकमेंड की हुई है। तो आराम से पढ़ते रहो यार, जब एग्जाम आएगा तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे हर एक चीज़ पढ़ लेंगे, लेकिन पहले डिटेल में तो पढ़ लो यहाँ कम से कम। क्लियर? चलो देखो, हमने यहाँ देखा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। अगर बात करूं यहां पे डिपेंडेंट इवेंट के बारे में, तो हमने डिपेंडेंट इवेंट में क्या देखा था? डिपेंडेंट इवेंट कैसे होंगे? अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है तो कैसे आए यहां निकल के? पहले होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E। यही चीज़ पढ़ी थी ना आपने यहाँ पे। पहले इवेंट 1 होगा, देन जो आपका सेकंड इवेंट है वो टेक प्लेस होगा, लेकिन सेकंड इवेंट टेक प्लेस होने से पहले पहले पहला वाला इवेंट यहाँ पे हो चुका होगा। ये बात समझ आई? अब देखो, ये तो हुआ डिपेंडेंट इवेंट। अगर बात करूं इंडिपेंडेंट इवेंट की, इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमने क्या देखा था? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या निकल के आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये चीज़ आपकी यहाँ बनेगी। ये क्या है? आपके डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन यहाँ पे इवेंट कितने हैं? सिर्फ आपके 2। लेकिन जब नंबर ऑफ इवेंट इंक्रीज हो जाएंगे, जब आपके यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट इंक्रीज हो जाएंगे, हमने वो केस यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है अभी आपको यहाँ समझ आएगा। देखो यहाँ पे, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट 2 की बजाय 3 हो गए तो 4 हो गए, मैं 3 लेके चल रहा हूँ यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट के लिए। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ये बनेगा यहाँ से आपका फॉर्मूला तो ये बन के आएगा आपका। यहाँ आगे क्या आएगा कि आपका इवेंट E हुआ, उसके बाद इवेंट F हो रहा है, लेकिन F से होने से पहले पहले E टेक प्लेस हो गया। देन इवेंट क्या होगा? G, लेकिन G से पहले E और F दोनों टेक प्लेस हो चुके हैं। तो ये क्या बनेगा आपका? जब 3 इवेंट लाई करेंगे, ये क्या बनेगा? फॉर 3 इवेंट्स, फॉर 3 इवेंट्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ समझ आई होगी। अब देखो, अगर 3 की बजाय यहाँ पे 4 इवेंट होते, 5 इवेंट होते, तो यही फॉर्मूला आपका आगे आगे चलता रहता। लेकिन बात करूँ किसकी? इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये आपका यहाँ पे टर्म लाई करती है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। अब देखो, ये हुआ डिपेंडेंट के लिए और ये किसके लिए आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट के लिए, मतलब कोई भी इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब मैं कुछ यहाँ टर्म बताना चाहूँगा आपकी बेस ऑन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, कि दोनों इवेंट टेक प्लेस हो रहे हैं, कोई एक टेक प्लेस हो रहा है, दोनों में से कोई एक टेक प्लेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, दोनों टेक प्लेस नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं। देखो मैं बोलूँ लेट E एंड F आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, let E and F are two independent event, let E and F are two independent event। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैं यहाँ फर्स्ट केस लूँ, मैंने बोला when both occur, जब दोनों इवेंट आपके यहाँ से टेक प्लेस होंगे। ठीक है, वीडियोस को देखो आराम से, एग्जाम टाइम पे पक्का आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। जब दोनों इवेंट आपके यहाँ से अकर हो रहे हैं तो कैसा होगा, यहाँ देखो आपका, जब दोनों इवेंट अकर होंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यही टर्म बनेगी। अब दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट का आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये चीज़ बनी। अगर मैं यहाँ बोलूँ when only E occur, when only E occur, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आपका एक ही इवेंट अकर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E occur इंटरसेक्शन F डज नॉट अकर। F डज नॉट अकर का मतलब क्या हुआ, F डैश बन गया। तो ये चीज़ क्या बन के आएगी, यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश, ये बन के आपका यहाँ से फॉर्मूला है ना। अब F डैश को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये लिख सकता हूँ F डैश को, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश इक्वल टू 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश कितना आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये बना। ये कितना बन के आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F डैश, ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। यहाँ पे ये चीज़ बन के आपकी निकल के आ गई। ठीक है, देखो यहाँ से थर्ड में बोल रहा हूँ when only, ठीक है, यहाँ बोल रहा हूँ आपका F occur, when only F occur, जब आपका सिर्फ यहाँ से कौन सा अकर होगा, F अकर होगा, जब क्या होगा यहाँ से आपका सिर्फ F अकर होगा, तो F अकर का मतलब क्या होगा, यहाँ से आपका देखो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये बनेगा। E डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो बन के आएगा यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये बनेगा आपका यहाँ से इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये बना यहाँ से इसका आपका फॉर्मूला, जब सिर्फ आपका यहाँ पे F इवेंट ऑकर होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से मैं फोर्थ बात करता हूँ। फोर्थ बोल रहा हूँ यहाँ से आपका एग्जैक्टली 1 अकर, क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली 1 अकर, मतलब दोनों में से कोई भी एक इवेंट आपका अकर होगा। ये गिवन नहीं है कि E अकर होगा जहाँ F अकर होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक इवेंट यहाँ पे क्या होगा, आपका अकर होगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ, इसको लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, जहाँ तो E अकर होगा, है ना, जहाँ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका F अकर यहाँ से होगा। दोनों में से कोई एक इवेंट यहाँ पे क्या होगा, आपका
अकर होगा, दोनों इंडिविजुअली अकर होंगे, जहाँ तो ये अकर होगा जहाँ फिर ये अकर होगा, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा आपका प्लस का। ठीक है, दोनों में से किसी एक की अकरेंस की मेरे पास यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे ये प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि इंडिविजुअली अकर होंगे, ये दोनों इकट्ठे ऑकर नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक इवेंट ऑकर होगा। ये आपको बता चुका हूँ ना, जब दोनों इकट्ठे ऑकर हो रहे हैं तो मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगर दोनों में से कोई एक ऑकर हो रहा है मतलब यहाँ पे एडिशन साइन आएगा। अब यहाँ मैं इसको अगर थोड़ा ओपन करके लिखूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये वैल्यू बनी यहाँ से आपकी है ना। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये चीज़ बन गई आपकी यहाँ से। देखो यहाँ इसको ओपन करो, ये क्या बनेगा आपका यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये चीज़ बनी आपके यहाँ से है ना। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इलेबोरेट अगर करूँगा, जहाँ आपस में ज्वाइन कर लूँ, ये टर्म दोनों इकट्ठी हो जाएंगी आपकी यहाँ है ना। तो फॉर्मूला फाइनली क्या बन के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये बन के आएगा आपके यहाँ से, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ये आपको बात समझ आई। जब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 अकर, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 अकर, इसमें यहाँ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 अकर, दोनों में से कोई एक इवेंट यहाँ पे क्या होगा आपका अकर होगा। ठीक है, तो मैं फिफ्थ यहाँ बात करूँ, प्रोबेबिलिटी दैट नन अकर, प्रोबेबिलिटी दैट नन अकर, दोनों इवेंट में से कोई भी इवेंट आपका अकर नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या लाई करेगी। देखो यहाँ पे क्या आपका, मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, ये टर्म बनेगी यहाँ से आपकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ये बना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये बनेगा आपका यहाँ। बन के आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये बन के आया। ये बना प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली दैट नन अकर, मतलब दोनों में से कोई भी इवेंट यहाँ पे आपका अकर नहीं होगा, तब आपका आंसर ये बन के यहाँ पे आएगा। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ समझ आई होंगी है ना। तो ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी दैट नन अकर, मतलब कोई भी यहाँ पे आपका अकर नहीं हो रहा है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो ये आपकी टर्म्स लाइक ये जितना हमने पढ़ा ये सारा आपका बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी था। अब प्रोबेबिलिटी में मेन टर्म आती है जिसे बोलते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, या बोलते हैं बेस थ्योरम। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जहाँ बोलते हैं उसको बेस थ्योरम। वो हम अब यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए स्टूडेंट यहाँ देखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है। ठीक है, ये थ्योरम आप एक बार डिराइव करके देख लो। ठीक है, देन आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं ना, ये बार बार चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस कंसेप्ट दिमाग में डालने के लिए एक बार समझाना जरूरी था मेरे हिसाब से, मैंने समझा दिया। अब जिसको ये नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाए प्रॉपर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है शॉर्ट फॉर्म में लिखे, लेकिन चीज़ आपके दिमाग में चली ही गई है ये, है ना। अब यहाँ बात करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की। टोटल प्रोबेबिलिटी THEOREM या THOEREM, चलो देख लेना जो स्पेलिंग होंगे वो लिख लेना। ठीक है, देखना यहाँ से इस चीज़ को ध्यान समझना। सपोज करो ये हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है, ये क्या हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है, मैंने इसको नंबर ऑफ इवेंट में ब्रेक किया है ना। ये इवेंट दिया E1 E2
E3, E4, E5, E6 और En। ये मैंने इसको यहाँ पे सैम्पल स्पेस को नंबर ऑफ इवेंट में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। मैंने आपके सैम्पल स्पेस को यहाँ पे किया है नंबर ऑफ इवेंट्स में ब्रेक कर दिया है। जब मैं यहाँ से आपके सैम्पल स्पेस को नंबर ऑफ इवेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, जब यहाँ से आपके सैम्पल स्पेस को नंबर ऑफ इवेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, तो ब्रेक करने से क्या हुआ कि सभी इवेंट्स आपके इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से मेरे पास क्या होंगे, टेक प्लेस होंगे, है ना। जब मैंने इसको नंबर ऑफ इवेंट्स में ब्रेक किया तो सारे इवेंट्स अलग अलग लगेंगे। यहाँ पे कैसे लगेंगे, आपके यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में लगेंगे, लेकिन सभी इवेंट्स का टारगेट लास्ट में जाके एक ही होगा कि हमें रिजल्ट देना है। सभी इवेंट्स का टारगेट लास्ट में जाके एक ही होगा कि हमें यहाँ पे रिजल्ट देना है। तो इसका मतलब जब आपने एक सैम्पल स्पेस को नंबर ऑफ इवेंट्स में ब्रेक किया, वो इवेंट्स का लास्ट में फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो एक ही निकल के आना, वो क्या, जो आपने टारगेट सेलेक्ट किया है उसको अचीव करना है। तो सपोज करो मैंने बोला कि आपने ये सारे आपके नंबर ऑफ बैग्स हैं, आपने इन बैग्स में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करके वहाँ से ये बॉल निकालनी है। तो आपको टारगेट क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर बैग सेलेक्ट करना है और देन आपने बॉल निकालनी है और आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर इस पूरे प्रोसेस को एक वर्क फ्लो डायग्राम के हिसाब से बनाना चाहूँ तो यहाँ कैसे बनाएंगे, देखो सपोज करो कोई इवेंट यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, सारे सैम्पल स्पेस है। मैंने इस सैम्पल स्पेस को नंबर ऑफ इवेंट्स में ब्रेक कर दिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे 3 ही इवेंट्स ले रहा हूँ, E1, E2 और E3। E1, E2 और E3, क्या है, E1, E2 और E3। सपोज करो कि आपके पास कुछ बैग हैं, ये आपका बैग 1 है, बैग 2 है, बैग 3 है। आपने पहले बैग को सिलेक्ट करना है, देन बैग में से बॉल निकालनी है, और जब बॉल निकालोगे आपका फाइनली यहाँ से टारगेट अचीव होगा। यही होगा ना, है ना। किसी एक को आप सिलेक्ट करोगे, देन वहाँ से आप टारगेट को अचीव करोगे। यही चीज़ आपकी यहाँ पे लाइक कर रही है। अब देखो मैंने बोला कि सपोज करो ये क्या है, बैग्स, और ये क्या है, वहाँ से जो आपने बॉल निकालनी है। अब जब बॉल निकालनी है, बॉल निकालने का मतलब है वो डिपेंड करेगा जब मैं बैग को सिलेक्ट करूंगा, जब मैं यहाँ से बैग को सिलेक्ट करूंगा, बिना बैग को सिलेक्ट किए तो बॉल निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने लिखा, अगर E1 इवेंट की बात करूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसकी प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E3। यही है। अब ये तरीका है यहाँ पे बैग को सिलेक्ट करने का, ये तरीका है बैग को सिलेक्ट करने का। लेकिन बैग को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से बॉल निकालनी है, मैंने यहाँ से बॉल निकालनी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सपोज करो टारगेट क्या है आपका, यहाँ से ए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टारगेट है, ए क्या है आपका, यहाँ से पर्टिकुलर टारगेट है। अब बैग सेलेक्ट किया, देन आपको टारगेट अचीव करना है। तो टारगेट आपका सपोज करो कोई बॉल निकालनी है ना, तो सपोज करो कि ए टारगेट यहाँ पे क्या है, आपको 2 बॉल पिक करनी है, आपको यहाँ पे 2 बॉल्स पिक करनी है। ये बात आराम समझना। अब पहले बैग सेलेक्ट करोगे, देन आप बॉल पिक करोगे, लेकिन बॉल जब पिक करोगे वो डिपेंड करेगी आपने बैग कौन सा सेलेक्ट किया हुआ, मतलब कैसा इवेंट हुआ यहाँ पे, डिपेंडेंट इवेंट। कैसा इवेंट हुआ, डिपेंडेंट इवेंट। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आपका, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, A अपॉन E1। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ आई होगी, पहले बैग सेलेक्ट किया, देन मैंने वहाँ से बॉल निकाली, लेकिन जब बॉल निकाली वो डिपेंड करेगा मैंने बैग कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, E1 बैग सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ बात करूँ मैं क्या लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, यहाँ लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3, यहाँ लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होंगी। लेट लिख लो, नोट कर लो अपनी कॉपी पे, लेट E1, E2 एंड E3 बी द 3 इवेंट्स। जब ये इवेंट्स आपके टेक प्लेस होंगे, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपका एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है। वो टारगेट अचीव अगर यहाँ से होगा तो बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, यहाँ से होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, यहाँ से होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। ये बात आपको यहाँ समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ से अगर ये चीज़ आपकी यहाँ लाई की, अगर आपके यहाँ पे ये चीज़ लाई करेगी, तो ये चीज़ लाई करने के लिए आपको इनको एक माइंड फॉर्म में भी लिखना होगा। क्यों? क्योंकि टारगेट तो आपका यहाँ पे ए अचीव हो रहा है, टारगेट आपका यहाँ पे ए अचीव हो रहा है। अगर यहाँ बात करूँ, टारगेट जो आपका ए अचीव हो रहा है वो ए अचीव हो रहा है तीनों तरीके के प्रोसेस थे, लेकिन तीनों में से कोई एक पर्टिकुलर आपका कंप्लीट प्रोसेस लगेगा, बाकी 2 प्रोसेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर बोलूँ टारगेट ए अचीव हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालोगे, यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से क्या आएगी, देखो जहाँ तो ये लगेगा
जहाँ तो ये लगेगा जहाँ तो ये लगेगा, मतलब तीनों इंडिविजुअली लगेंगे, तीनों इकट्ठे तो लगेंगे नहीं आपके, लेकिन ये दो इवेंट इकट्ठे लगेंगे, ये दो इकट्ठे लगेंगे, ये दो इकट्ठे लगेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है ना? सपोज करो टारगेट ए अचीव हुआ इस वाली लाइन से, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, है ना, प्लस अगर यहां से अचीव होगा तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 बना। अगर यहां से अचीव होगा तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। ये तीन चीजें आपकी यहां से बनी। अब तीनों इंडिविजुअली लग रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं तीनों को इकट्ठा लगा रहा हूं, जहां तो ये लगेगा, जहां फिर ये लगेगा, जहां फिर ये लगेगा, तो इसलिए बीच में साइन कैसा है, प्लस का। और इसी फॉर्मूले को हम यहां से बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो आपने बेस थ्योरम के डिनोमिनेटर में देखा हुआ होगा, जो आपने बेस थ्योरम के डिनोमिनेटर में देखा हुआ होगा। इसे बोलते हैं आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कितनी है टारगेट ए की, वो मेरे पास यहाँ पे ये निकल के आ गया। बात समझ आ रही है? अब देन फर्दर हम आगे मूव करते हैं, जिससे बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ठीक है। अगर यहां से बेस थ्योरम की बात करूं, बेस थ्योरम होती क्या है, तो बेस थ्योरम का दूसरा नाम है इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बेस आ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ टारगेट निकाला ना, लेकिन इस केस में हमें टारगेट पता होगा, हमें यहाँ पे इस केस में टारगेट पता होगा। जब टारगेट आपको पता होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जहाँ तो आंसर यहाँ से आएगा, जहाँ आंसर यहाँ से आएगा, जहाँ फिर आंसर आपका यहाँ से आएगा। मतलब कि इस वाले केस में टारगेट क्या होता है, आपको नोन होता है। आपको टारगेट यहाँ से नोन होता है, मतलब बताया होता है कौन से बैग में से कौन सी बॉल आपने यहाँ पे निकालनी है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ लिख सकता हूँ टारगेट इज नोन, टारगेट इज नोन। यहाँ पे जो टारगेट है वो हमें पता होता है कि क्या आपका टारगेट एक्चुअल में यहाँ पे लाई कर रहा है। ये बात आपको समझ आई यहाँ से? अब देखो, जब टारगेट पता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगती है, सपोज करो कि टारगेट आपका यहाँ पे जो अचीव हुआ वो इस लाइन से अचीव हो रहा है, वो आपका यहाँ पे इस लाइन से अचीव हो रहा है, तो मैं यहाँ बेस थ्योरम को किस फॉर्म में लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। क्यों? क्योंकि टारगेट अचीव हो गया। अब मुझे पता है कि कहाँ से हुआ है, इस वाली जगह से हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका उल्टा बनेगा, है ना। देखो यहाँ पे हमें बैक पता था, टारगेट निकालना था, यहाँ पे टारगेट पता है, हमने बैक को लेके चलना है, तो बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। इसका बन जाएगा रिवर्स, हो गया बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये क्या बनेगा यहाँ से, आप देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए निकालूंगा, ये आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाली लाइन से अगर आंसर आ रहा है तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, है ना। और अपॉन मेरे पास जो ये आंसर आ रहा है ना, इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑफ I इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E ऑफ I, वेयर I ग्रो फ्रॉम 1 to n, है ना। इसको मैं टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपकी लाइन बन रही है इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा ये अपॉन आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब जो नीचे वाली डिनोमिनेटर टर्म है वो पूरी नीचे आएगी, वो मेरे पास ये निकल के आएगी बेस थ्योरम या टोटल इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बनेगी, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का इनवर्स फॉर्म। क्या बना यहाँ पे, इन क्वेश्चंस में आपको टारगेट अचीव पता होता है क्या हुआ है। अब टारगेट पता है तो देन आपने यहाँ पे देखना है कि मेरे पास जो टारगेट है वो कैसे आया, तो हमें यहाँ पे इनवर्स टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगानी पड़ेगी और हमारा फाइनली यहाँ से आंसर निकल के आएगा। तो आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है ना, आपको इस चीज़ से मतलब है। और ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए, अगर नहीं भी आती है बनानी तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर?
तो स्टूडेंट खत्म करते हैं आपकी ये प्रोबेबिलिटी की लास्ट क्लास थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ करेंगे जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। अगर मैं यहाँ चाहता मैं आपको यहाँ बेस थ्योरम का पूरा प्रूफ निकाल के दे सकता था अच्छे तरीके से, लेकिन आप खुद कह रहे हो कि सर बहुत लंबा खिंच गया है टॉपिक, तो मैंने यहाँ पे इतना ही बाइंड अप कर दिया। आपको मेन मतलब इसी चीज़ से है। और हाँ, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, लेकिन जो पहले पढ़ा वो सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और वो चीज़ें अच्छे से समझनी है। अगर हम जब कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे, जहाँ आपकी बेस थ्योरम पे जहाँ जो हमने फर्दर टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं, तो उन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने कल रिवाइज करके रखना है अपने आप को कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ लिया है और कैसे कैसे चीज़ें पढ़ी हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।